ये जो आप को दिखाई दे रहा है ना, ये बार पेंडुलम है। देखो, बार पेंडुलम कहते किसे हैं? ये एक मेटालिक रोड है ना, और जिसमें होल्स किए हुए हैं सिस्टेमेटिकली। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के बाद आपको होल मिलेंगे। एक रॉड है मेटल की जिसमें होल हुए हैं, इसको हम कहते हैं कि ये बार पेंडुलम है। एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आपको, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि बार पेंडुलम की डेफिनेशन क्या है। कहने को तो हम कह ही रहे हैं ना इसे बार पेंडुलम, क्योंकि मेटालिक रॉड है और होल हुए हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो ये मेटल की रॉड हो गई, देखो पूरी रॉड नजर आ रही है ना, और सिस्टमेटिकली होल हुए हैं इसमें। देखो इसमें एक नाइफ, इसको कहते हैं नाइफ एज, एक दो नाइफ एज आपको मिलेंगे, और नाइफ एज को हम किसी भी होल में फिक्स कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे बिल्कुल एंड वाले होल में नाइफ एज को फिक्स किया हुआ है। अब देखो नाइफ एज थोड़ा और आपको क्लियर नजर आएगा। यहाँ पे ये है नाइफ एज, और एक नाइफ एज आपको ना ऊपर भी फिक्स करेंगे हम। आप होल गिन सकते हो कितने होल हैं टोटल। ठीक है, एक नाइफ एज हमने यहाँ बिल्कुल जो टॉप पे होल था वहाँ पे एक नाइफ एज वहाँ फिक्स किया हुआ है। तो दो नाइफ एज मुझे मिले थे। नाइफ एज होता कैसे है? इस तरह का होता है। इसको आप किसी भी होल पे ना, नट लगा होता है ना, नट बोल्ट, और इसको आप किसी भी होल में इस नट की वजह से, हेल्प से आप इसको फिक्स कर सकते हो, है ना। ये जो एज नहीं आपको दिखाई दे रहा है, ये एज, इसीलिए इसे कहते हैं नाइफ एज। ठीक है, हमने इसको क्यों कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है, क्यों हम इसको फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे इस होल में, ये हमको अभी बताएंगे आगे। तो अभी याद रखो कि दो नाइफ एज हैं और बिल्कुल एंड में हमने उसको फिक्स किया हुआ। अभी नजर आ गया ना, देखो बिल्कुल शार्प, ये शार्प एज होता है। ठीक है, ये नाइफ एज, इसे बोलते हैं नाइफ एज। इट इज क्लियर। अब देखो ये मुझे स्टैंड मिला है, इस पे ये मेरे पास पेंडुलम है ना, इसको मैंने यहाँ पे माउंट करना है। और ये जो स्टैंड है ना, इसको हम देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। मैंने स्पिरिट लेवल की हेल्प ली है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टैंड कैसे होता है। ये पूरा स्टैंड का व्यू आपको नजर आएगा। वो जो नाइफ एज थे ना, वो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे स्टैंड करेंगे, यहाँ पे वो रुकेंगे नाइफ एज, उससे हैंग किया जाएगा पेंडुलम को। नाइफ एज का ये मतलब होगा, हम अभी आगे दिखाएंगे। तो ये स्पिरिट लेवल, ये लेवल आपको बता देगा कि यदि स्पिरिट लेवल बिल्कुल इसके सेंटर में हुआ तो मतलब ये स्टैंड हॉरिजॉन्टल है, इसका बेस ना हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये बेस हॉरिजॉन्टल है, स्पिरिट लेवल हमें बता रहा है। तो स्टैंड किस तरह के, 3 लेग्स हैं इसकी, और नीचे मैंने उसको सपोर्ट दे दिए कि वो स्लिप ना हो। ठीक है, ये स्टैंड है, इसमें हम हैंग करेंगे किसको, अपने बार पेंडुलम को। ओके, देखो अब मैं हैंग करने जा रहा हूँ। ये देखो इस तरह से हैंग करना है इसे। ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये नाइफ एज है और एज इसका नीचे पे है, मतलब लोअर पे एज है ना, वो एज यहाँ पे रेस्ट करेगा, यहाँ पे आके। देखो इस पे बिल्कुल रेस्ट कर गया वो नाइफ एज, इस पे और इस जगह पे। अब देखो ये बिल्कुल वो नाइफ एज था ना, एज ये जो हमने, ये बेस है, इस पे आके वो रेस्टिंग में आ गया। तो आपका पेंडुलम हैंग हो गया। ओके, और देखो दूसरी तरफ से यहाँ से भी नजर आ रहा है ना, ये देखो अब नजर आया आपको, ये एज और ये एज इस पे और इस पे रेस्ट, मतलब रेस्टिंग में है। तो प्रॉपरली पेंडुलम हैंग हो गया। ठीक है, आप देखो इसका व्यू अब आपको बिल्कुल नजर आ गया।
तो ऐसे हमने इसको हैंग कर दिया और बार पेंडुलम हमारा हैंग हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा पेंडुलम को डिस्टर्ब करोगे। ये याद रखना है कि यदि नाइफ एज ऊपर फर्स्ट होल में है तो नीचे भी नाइफ एज निचले भी फर्स्ट में होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी नाइफ एज होगा, क्योंकि ऊपर पहले होल में है तो यहाँ पे नीचे से भी पहले होल में ही होगा। ये देखो यहाँ पे भी वो पहले होल, मतलब पहला मतलब बिल्कुल एंड में यहाँ पे भी है, ऊपर भी एंड में ही है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा तो ये देखो ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई। तो मैं इसका 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लेता हूँ कि 20 का टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, ऐसे आपको ऑसिलेशन कैसे गिनते हैं, देखो ऑसिलेशन होती है ना कि लाइक ये मीन पोजीशन है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन से इधर जाना एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाना, वापस मीन पे आना, इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से अनदर एक्सट्रीम, देन बैक टू मीन, वन ऑसिलेशन। या आप ये कह सकते हो कि यहाँ से इधर जाना इधर आना 1, फिर इधर जाना इधर आना 2, फिर इधर जाना वापस आना 3, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। मीन से इधर जाना वापस आना 1, फिर मीन से एक्सट्रीम, दिस एक्सट्रीम, बैक टू मीन 2। ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप काउंट कर लो। 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट करना है बस आपने। तो ऊपर से भी फर्स्ट में होल में नाइफ एज है, नीचे भी वो फर्स्ट होल में नाइफ एज है, मतलब एंड में है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस नाइफ एज को यहाँ से निकाल लूँगा, दूसरे होल में फिक्स करूँगा, और यहाँ भी इस नाइफ एज को मैं यहाँ से निकाल लूँगा और दूसरे होल में मैं उसे फिक्स करूँगा। ये देखो मैंने यहाँ से इसको हटा लिया और मैंने यहाँ पे इसको लगा देना है नट बोल्ट से। मैंने दूसरे मतलब एंड से सेकंड वाले होल से, और जैसे यहाँ किया वैसे ही हम दूसरी तरफ भी वैसे ही करेंगे। जैसे इस तरफ किया ना वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम सेकंड होल में वैसे ही कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर 20 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करेंगे। साइड एक ही रखनी है, ये याद रखना है, बदल बदल के नहीं कर लेना है कि एक बार एक साइड से कर लो, दूसरी बार दूसरी साइड से कर लो। एक ही साइड रखोगे, चाहे ऊपर वाली रखो चाहे नीचे वाली रखो। देखो मैंने अब इसको सेकंड होल से फिक्स कर दिया। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नोट। तो ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम, ओके। अब मैंने क्या करना है, टाइम पीरियड नोट कर लेना 20 ऑसिलेशन का। अब मैं क्या करूँगा, मैंने 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लिया। मैं यहाँ एग्जैक्टली 20 बार ऑसिलेट नहीं करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ। वो तो मैं अलग से नोट कर लूँगा और आपको डाटा दे दूँगा। तो आपको जस्ट बताने के लिए है कि ऐसे करना होता है। आप तीसरे होल में फिक्स करेंगे नाइफ एज दोनों तरफ, अब ऊपर से तीसरे होल में, है ना। यहाँ से भी, इस एंड से भी तीसरे होल में हम इसे फिक्स करेंगे। ये देखो तीसरे होल में अब मैं इसको फिक्स कर दिया है ना, ये तीसरे होल में फिक्स हो गया नाइफ एज। ये एज बिल्कुल मतलब प्रॉपर रखना है एज को, ताकि ऊपर स्पोर्ट पे वो उसका बेस के ऊपर आ जाए वो, है ना। ये देखो बिल्कुल अब थर्ड होल में आ गया, राइट। और इसे टाइट रखना है, लूज नहीं होना चाहिए। यदि लूज होगा तो पेंडुलम जर्क देगा। अब फिर आप इसको हैंग करोगे, देखो इस तरह से हैंग हो गया। नाइफ एज की वजह से ये फ्रीली ऑसिलेट करेगा। अब फिर मैंने क्या नोट करना है, 20 ऑसिलेशन का टाइम। मैं एक बार और बता दूं, कई बार ना, जैसे मैं तो अभी तो नेक्ड आई से कर रहा हूँ ऑसिलेशन नोट,
कि मीन से यहाँ जाएगा, वापस आएगा 1 ऑसिलेशन। तो ऐसे मैं टाइम नोट करूँगा 20 ऑसिलेशन का। पर मेथड पता है क्या, साइंटिफिक मेथड क्या होता है? आपने ना इससे काफ़ी दूर चले जाना है, वहाँ से लेना एक टेलीस्कोप को फोकस करना है यहाँ पे, और टेलीस्कोप से देखना है कि ये कैसे उसकी ऑसिलेशन को गिनना है। उससे पता क्या फ़र्क होता है कि जब हम टेलीस्कोप से इस पे फोकस करके काउंट करेंगे तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हमारी कंसंट्रेशन पूरी रहेगी पेंडुलम के ऊपर। तो मेथड तो साइंटिफिक यही है कि आपने थोड़ा दूर हट के टेलीस्कोप को फोकस करके उससे काउंट करनी है ऑसिलेशन, नेक्ड आई से नहीं करनी है। पर नेक्ड आई से भी कर सकते हो यदि आप पूरी तरह कंसंट्रेट करोगे, अपनी आईज को फोकस रखोगे तो अब हम टाइम पीरियड फिर नोट करेंगे ऊपर से थर्ड होल के लिए। ठीक है, तो ऑसिलेशन फ्री है, बिल्कुल कोई जर्क नहीं हो रही है, पेंडुलम बड़ी अच्छी तरह से ऑसिलेट कर रहा है थर्ड होल से। अब थर्ड होल का जब हमारा हो गया 20 ऑसिलेशन का टाइम, तो अब हम एंड से चौथे होल पे जा रहे हैं। ठीक है, एंड से हट के हम चौथे होल पे जाएंगे। दिस द फोर्थ वन। एक होल और दूसरे होल में पता है कितना डिस्टेंस होता है? 5 सेंटीमीटर का। ये मैंने मेजर कर लिया है, एंड में मैं बताऊंगा कि ये 5-5 सेंटीमीटर पे होल है। तो एंड से ये चौथा होल पे नाइफ एज फिक्स हुआ है, और यहाँ भी एंड से चौथे होल पे नाइफ एज फिक्स हो गया। तो वी स्टार्ट अगेन। तो चौथे होल से ऑसिलेशन को हमने अब नोट करना है कि 20 ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा। ओके, तो हम इसे फिर हम सेट कर देते हैं यहाँ पे नाइफ एज को, और डिस्टर्ब करेंगे पेंडुलम को थोड़ा सा। और देखो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम ही रखना है, ज़्यादा धक्का नहीं देना है इसे, कि तब बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं कराना है। स्विंग शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत कम होना चाहिए। तो ये होल का भी डाटा हमारे पास आ गया। इतनी जल्दी नहीं आएगा, वो तो मैंने बाद में ले लिया है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लेना है। ठीक है, चौथे होल का काम हो गया ख़त्म। तो अब हम आ रहे हैं फिफ्थ होल पे। देखो ये फिफ्थ होल है। अब हमने फिफ्थ होल का इसको सेट करके हम फिर देखना है कि क्या होगा, फिफ्थ होल के लिए कैसे होगा, और यहाँ से भी फिफ्थ होल तक जाना चाहिए। किस होल पे आ रहे हैं? आई थिंक फिफ्थ पे आ रहे हैं ना। 4 तो हो गए पूरे, 5वें फिफ्थ होल पे। दोनों नाइफ एज फिफ्थ होल पे होने चाहिए एंड से, मतलब मैं काउंटिंग होल की कहाँ से कर रहा हूँ? एंड ऑफ द रॉड से। तो फिफ्थ होल पे नाइफ एज है, 4 होल इसके ऊपर रहेंगे। तो इस लड़के ने गलत कर रहा है, ये नीचे से कर दिया इसने, ये तो गलत है ना। अब ये ठीक कर रहा है, अब ठीक प्लेसिंग कर रहा है ये। तो ऊपर 4 होल हैं समझो, मतलब 5वें होल के लिए हम डाटा ले रहे हैं टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन का। ठीक है, ये फिफ्थ होल के लिए हो जाएगा। अभी हमने एक की तरफ से लिए हैं। अच्छा, यही काम हम रॉड को रिवर्स करके ये सारे का सारा फिर रिपीट करना पड़ेगा हमें। तो 5वें एंड से फिफ्थ का हो गया, हम सिक्स्थ पे आएंगे अब। तो कितने होल आपके हैं अब एंड से? किस होल पे हो आप? पांच होल मेरे ख्याल है
5 होल के बाद 6th होल पे आप फोकस करोगे, है ना। तो 6th पे हमने फिक्स कर दिया नाइफ एजेस को दोनों तरफ। तो हम इसको फिर हैंग करें। ठीक है, तो कितने होल हैं ऊपर? 1 2 3 4 5 होल ऊपर है, और मतलब 6th के अबाउट है ये। तो 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लेना कितना होगा, है ना। अब 6th का हमारे पास डेटा आ गया, तो हम जा रहे हैं 7th होल पे। 6th होल पे थे, अब हम 6 से चल के 7th होल में फिक्स करेंगे नाइफ एज को। ये है 7th होल। तो 7th पे हमने यहाँ फिक्स कर दिया, और 7th पे हमने उस तरफ फिक्स करना है, और ये भी यहाँ से 7th पे आ गया। ठीक है, दोनों तरफ 7 पे हो गया ना, तो गुड। तो नाइफ एज आ गया 7th होल पे। तो हम फिर नोट करेंगे 20 ऑसिलेशन का टाइम 7th होल के लिए। आप देख लो 6 ऊपर है होल। तो 20 ऑसिलेशन का टाइम 7th होल के लिए। ओके, दिखाई दे रहे हैं ना, 6 होल ऊपर है। अब हम 7th का भी हमारे पास डेटा आ गया। अब हम मूव कर रहे हैं 8th होल के लिए। नाउ गोइंग टू 8th होल। तो इस तरफ से भी हम 8th पे जाएंगे। बस इसके बाद एक और होगा 9th के लिए, बस काम खत्म। अभी कहाँ पे? 8th पे। तो 8th होल के लिए हम अब डाटा लेंगे। तो अब हम ले रहे हैं 8th होल के लिए। अब 8th होल के लिए नाइफ एज को हम यहाँ पे सपोर्ट देने जा रहे हैं, ताकि पेंडुलम फ्रीली ऑसिलेट करे, है ना। तो अब हमने क्या करना है, टाइम पीरियड नोट कर लेना है 20 ऑसिलेशंस का, कि कितना आएगा। बस अब तो एक ही होल और बचा है जिसके अबाउट हमने टाइम पीरियड नोट करना है। ये याद रखना, हमने रॉड के एक तरफ से होल से आगे आगे जा रहे हैं, यही काम दूसरी तरफ से भी करना होगा, मतलब रोड को उल्टा करके ना, रिवर्स करके। तो अब हम 8th से हटेंगे, 9th पे आएंगे। तो अब हम आ रहे हैं 9th होल पे। ये देखो, ये 9th होल है। टोटल होल ये 9th होल है। मतलब यदि आप सेंट्रल होल से 9 होल एक तरफ है, 9 होल दूसरी तरफ है, तो हमने जो 9 होल्स में एक तरफ से रीडिंग ली है, ऐसी दूसरी तरफ से भी लेनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम आ रहे हैं 9th होल पे। ठीक है, ये 9th होल है। बस इतनी रीडिंग लेनी है, उसके अबाउट आप ले नहीं पाओगे। 10th होल के अबाउट तो ऑसिलेट होगा नहीं ये, मतलब ये यदि करना भी चाहोगे तो होएगा नहीं ऑसिलेट। तो 9th होल पे हो सकता है, बाकी वो मिड वाला होल हो जाएगा रोड का, वो ख़त्म है वहाँ पे काम, वो उसका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब हमने इसको फिर हैंग किया 9th होल के लिए। तो हमने इसको थोड़ा सा झटक दिया। अब देखो ये ऑसिलेट कर रहा है 9th होल के लिए। बस हमने टाइम पीरियड नोट कर लेना 9th होल का।
ठीक है, ख़त्म। भाई यहीं तक होगा, 10th के लिए तो हो नहीं पाएगा। हम इसे खोल देते हैं अब। बट डाटा हमारा पूरा हो गया, एक तरफ का पूरा हो गया, दूसरी तरफ का रहता है। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे करना होता है। देखो अब हमने 10th होल पे ये ट्राई करेगा ये लड़का, पर ये गलत है। 10th होल के लिए तो होगा ही नहीं। इसने अब एक ही रहेगा ना, सिमेट्री वाइज तो एक ही एज लगाना है, दूसरा तो लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि आप सेंटर पे आ गए हो। तो अब ये देखो कोशिश करेगा पर ऑसिलेशन होंगे ही नहीं। तो ये आप ऑसिलेशन क्यों नहीं होती, ये एक क्वेश्चन है। यदि आप इसका जवाब हमें लिख के बताओगे तो मतलब होगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, कि ये सेंटर वाला होल था। अब देखो दिस बॉय इज ट्राइंग टू हाउ, देखो ये देखो ऐसे हो जाता है ये। ठीक है, ये बहुत कोशिश करेगा कि ऑसिलेशन हो पाए, पर वो पॉसिबल नहीं होंगी। तो सेंटर पे नहीं होती, सेंटर से जो उधर होल है वो एक तरफ वहाँ भी आ जाती है, दूसरी तरफ से भी आ जाती है, पर सेंट्रल होल की ऑसिलेशन नहीं आएगी। ठीक है, देखो ये है, हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो हमने वेज ले लिया, वेज पे हम इसको रखेंगे जहाँ पे ये रॉड बैलेंस हो जाए। जहाँ पे बैलेंस हो जाएगी वहाँ पे हमने ना एक मार्क लगा देना यहाँ पे ऐसे। ये एक्चुअली सेंटर वाले होल पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती है। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि यदि ये यूनिफॉर्म थिकनेस ना हुई पेंडुलम की, तब हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पर यदि आपकी रॉड यूनिफॉर्म थिकनेस की है तो वो सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। देखो अब ना आपने सेंटर से हर एक होल का डिस्टेंस देखना है, सेंटर से हर एक का होल कितनी दूर है। आपको नज़र आ रहा है ये सेंटर से पहला होल कितनी दूरी पे है, दूसरा कितनी दूरी पे है, तीसरा कितनी दूरी पे है। देखो ये सेंटर वाला होल है ना, ये आपने बिल्कुल इसको स्टार्ट यहाँ से करना है, बिल्कुल होल के मिड से। इस होल के मिड से इस होल के मिड तक का डिस्टेंस ये बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है, और इसके मिड का डिस्टेंस वो आगे फिर 5 सेंटीमीटर है। तो हर एक होल 5-5 सेंटीमीटर पे है। ये हमने नोट कर लिया यहाँ से कि हर एक होल कितनी दूर है, 5-5 सेंटीमीटर पे। बस यही देखना था। ओके, तो बार पेंडुलम का जो हमने प्रैक्टिकल किया है उसके संबंध में हमने डाटा लिया था। ये जो 5, 10, 15 पता है क्या है, होल हैं, होल का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। जैसे आपको पता है ना कि लाइक ये बार पेंडुलम था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ थी। पहला होल यहाँ पे था, कितने डिस्टेंस पे था, 5 सेंटीमीटर में। दूसरा होल यहाँ था, कितना डिस्टेंस था सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, 10 सेंटीमीटर। तीसरा आगे था, कितना डिस्टेंस था, 15 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस है 5, 10, 15, 20, कहाँ से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। जैसे ये वेज रखा है ना, तो बार पेंडुलम इस पे बैलेंस हो जाता है वेज पे, इस जगह पे। तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये डिस्टेंस है होल्स के 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि जैसे हमने ये था, ठीक है, ये बार पेंडुलम है, ये होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब हमने इस होल के अबाउट इसका टाइम पीरियड देखा तो कितना आया था वो, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन 20 का लेते हैं ना, 20 के बाद हमने 1 का बना लिया था। इसके बाद दूसरा होल था 10 सेंटीमीटर में, तो उसका टाइम पीरियड कितना आया था, ये। तो ऐसे हम आगे चलते गए, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गई थी। फिर हमने ना इस पेंडुलम को
उल्टा कर लिया था, मतलब यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ पे जो होल था उल्टा करके, मतलब पहले इस साइड का हम इस साइड से आगे चलते गए, इस होल का किया, इस होल का किया, ऐसे सभी होल का किया, सभी होल का किया, तो ये डाटा हमें मिला। फिर हमने पेंडुलम को रिवर्स कर लिया, है ना, उल्टा कर लिया। उल्टा करके जैसे ये होल था इसका टाइम पीरियड नोट किया, इसका किया, इसका किया, मतलब उल्टा करके। तो उसको मैंने डिस्टेंस को माइनस में लिख लिया ना, -5 -10, होल का डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे भी डिस्टेंस तो वही है, -5 -10। तो टाइम पीरियड मैंने उनका नोट किया, मेरा रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, जो ऊपर वाले होल्स का टाइम पीरियड था वही नीचे वाले होल का भी टाइम पीरियड वही आ रहा है, सेम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिर पहले तो मैंने ये डाटा लिया कि इस तरफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख देता हूँ G पॉइंट। तो ये क्या है, इस तरफ डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस है, होल्स का डिस्टेंस, होल्स का ना, होल का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरफ क्या है, टाइम पीरियड इन सेकेंड्स। तो मुझे ना ये देखो ये पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं, तो मैं इन पॉइंटों को मिला देता हूं फ्री हैंड से, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर मैंने जब पेंडुलम को उल्टा किया था ना, दूसरी तरफ जो होल्स थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इस तरफ, तो उनका ये डाटा था ना, तो मैंने उसको भी प्लॉट कर लिया, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होल्स का, और इस तरफ क्या टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। तो मैं इन सभी पॉइंट को मिला देता हूँ इनको भी, तो ये भी कर्व आ जाएगी बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह की इस तरफ थी। अब बात है बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली, वो देखो ये दो पॉइंट ऐसे हैं, ये और ये, जहां पे टाइम पीरियड सेम है, और सेम कितना है 1.55। ओके, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट पे टाइम पीरियड सेम है। ऐसे इस तरफ इस पॉइंट और इस पॉइंट पे टाइम पीरियड सेम आ रहा है, तो मैं इस लाइन को ना मिला देता हूं, मतलब मुझे स्केल से मिलानी होगी ये लाइन, फ्री हैंड नहीं मिलानी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए। ओके, तो ये पॉइंट होगा ए, इस पॉइंट को मैं बोल लेता हूं बी, इस पॉइंट को बोल लेता हूं सी, और इस पॉइंट को बोल लेता हूं मैं डी। अब एक नोट करना, लेंथ ऑफ पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम क्या होगी, लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम होगी, या तो आप कहो कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, तो कितना होगा, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक कितना है 20 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ, ए से लेके सी तक डिस्टेंस के, या मैं लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम ये भी कह सकता हूं कि बी से लेके डी तक का डिस्टेंस। ठीक है, बी से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो यहां से डी तक कितना डिस्टेंस होगा, ये देखो 40 सेंटीमीटर, और फिर यहां से लेके बी तक कितना होगा 20 सेंटीमीटर, वो भी उतना ही आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 60 सेंटीमीटर, सॉरी यहां से, या डिस्टेंस बी से लेके डी तक, या ये डी पॉइंट है ना, बी से लेके डी तक, ये भी 60 है बिकॉज ये 20 है और आगे 40 है, 40 और 20 60, तो मेरी लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम कितना आ रहा है 60 सेंटीमीटर। समझ आ गई ना लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है। तो आगे मैं क्या करूंगा, मैं जी का फॉर्मूला यूज करूंगा। जी का फॉर्मूला क्या होता है 4π² एंड L अपॉन टी का स्क्वायर। तो लेंथ मेरे पास कंपाउंड पेंडुलम की कितनी आ रही है 60 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड कितना था, ये जो लाइन आपने ऐसे मिलाई थी ना, आपने ये जो लाइन ऐसे मिलाई थी, उस लाइन ने यहां कट किया था,
तो इसमें ये टाइम लेना है जहाँ पे ये इस एक्सिस को कट किया ना, इस लाइन ने यहाँ पे कट किया, तो ये टाइम कितना है 1.55 सेकेंड्स। बस ये टाइम पीरियड की वैल्यू आप यहाँ लगा दो। लेंथ 60 सेंटीमीटर बनेगी। ए से लेके ए बी सी डी, ठीक है, ए से लेके सी तक 60, बी से लेके डी तक 60। तो लेंथ यहाँ लगा दो, टाइम पीरियड आ गया, जी आ जाएगा। कितना आएगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ओके।